हेलो जी, कैसे हो आप सभी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है। वो हमारे देश के लिए, आपके लिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तीनों ही हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो है रोल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि जो रोल्ट एक्ट आया था, काला कानून जिसे कहते हैं, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और फैक्ट हम जानेंगे। ये देखिए, मैंने तस्वीर डाली है स्पेशल कि कैसे यहाँ पर हत्याकांड हुआ था। ये चारों तरफ बिल्डिंग थी, ये अंग्रेज फायर कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ये सब फायर कर रहे हैं और ये मरे हुए की लाशें पड़ी हैं और ये कुआं दिखा रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये कुआं है जिसमें सब भारतीय कूद रहे हैं गोलियों से बचने के लिए, और यहाँ पर लाशें ही लाशें हो गई थी। तो डिस्कशन करते हैं। जो ये रोल्ट एक्ट था ना, ये सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में आया था। जो सिडनी रोल्ट थे वो इसके अध्यक्ष थे। अब नाम दे के पूछ लेंगे, सिडनी रोल्ट था या फिर जेम्स रोल्ट था या आउटरम रोल्ट था, तो याद रखना ये सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में आया था रोल्ट एक्ट, और 1919 में यह आया था। भारतीय इतिहास में इसे काला कानून कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा काला कानून किसे कहा जाता है, तो वो रोल्ट एक्ट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नो वकील, यानी कोई वकील नहीं कर सकते, कोई अपील नहीं कर सकते और कोई दलील नहीं कर सकते थे, और सिर्फ शक के गुनाह पर किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। तो इसलिए इसे काला कानून कहा गया। और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता था, लेकिन उस मुकदमे में सिर्फ अंग्रेज लड़ते थे, और उन्हीं के जो भी वो होते थे, मतलब उन्हीं के निर्णय होते थे, उन्हीं के जज होते थे, सब कुछ उन्हीं का था। और इसमें तो मतलब सारे हक ही छीन लिए गए थे, इसीलिए इसको काला कानून कहा गया। रोल्ट एक्ट के विरोध में पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन हुआ, क्योंकि इतना गंदा ये एक्ट था। क्या था, जब भारतीयों ने है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया था, ये मानकर कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा और अंग्रेज जीत जाएंगे तो अंग्रेज भारत को स्वराज देंगे या स्वशासन यहाँ पर स्थापित करेंगे, जिसमें भारतीयों का अपना राज होगा। पर भारतीयों को जब इस शासन की मांग को पूरा होते देख सोच रहे थे, ये सब शासन और स्वराज तो कहाँ मिलना था। बदले में उन्होंने रोल्ट एक्ट को पास कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा उद्वेलित हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा में हुए। कौन? जो भारतीय थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि हमें स्वशासन मिलना था, स्वराज मिलने की कह रहे थे, और उल्टा अंग्रेजों ने तो ऐसे काले कानून लाकर भारतीयों को और भी ज़्यादा बांध दिया है। तो इसका विरोध करने के लिए गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि गांधी ने सत्याग्रह की स्थापना किसका विरोध करने के लिए की, तो रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए। और कब की? तो 1920 में की। और ये भी पूछ लेते हैं सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी, तो वो गांधी ने की थी। सॉरी। तो क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह की तिथि रखी गई, यानी पूरे भारत में रोल्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल के दिन आंदोलन करने की पूरे भारतीयों ने ठान ली। तो अब आगे चलते हैं क्या हुआ। तो जब रोल्ट एक्ट के खिलाफ विरोध किया जाना था, जो कहाँ पे हुआ ये सबसे जो मतलब जबरदस्त विरोध और जहाँ पे घटना हुई, वो हुई थी पंजाब में, अमृतसर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जब रोल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। जलियांवाला बाग जो था, ये जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। ये भी आपने याद रखना, पूछ लेते हैं जलियांवाला बाग किसकी प्रॉपर्टी थी, तो जल्ली व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी। 8 अप्रैल को क्या हुआ, यानी कि 8 अप्रैल को गांधी जी भी रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब जा रहे थे। कहाँ से? मुंबई से। याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। और जब वो जा रहे थे मुंबई से पंजाब, तो ये गवर्नमेंट को मिल गई खबर कि गांधी जी पंजाब में जा रहे हैं, और पंजाब में पहले ही मार्शल लॉ लगा दिया गया था। क्योंकि वो उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न था आगे। तो जब गांधी जी जा रहे थे तो पलवल स्टेशन पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पलवल हरियाणा में, ये हरियाणा का जिला है पलवल। ये भी पूछ लेते हैं, जब रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए मुंबई से गांधी जी जा रहे थे पंजाब, तो उसको कहाँ पर गिरफ्तार किया, तो वो पलवल पे गिरफ्तार किया, पलवल स्टेशन हरियाणा वाले में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जगह भी याद रखनी है आपने। तो और वापस उनको ज़बरदस्ती मुंबई वाली ट्रेन में भेज दिया गया। तो 13 अप्रैल, वो दिन जिस दिन ये कांड हुआ, 13 अप्रैल 1919, ये डेट भी याद रखनी है। और इसी दिन पंजाब में लोगों का जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, पंजाब एक किसानों का राज्य है जिसमें किसान प्रभुत्व में है। तो इसमें बैसाखी मनाने के लिए किसान आते हैं 13 अप्रैल को। और 13 अप्रैल को ही
दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो ये और भी इम्पोर्टेंट डेट हो जाती है। तो इस दिन आसपास के लोग जो सबसे पवित्र स्थल है सिखों का अमृतसर में, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और उस समय पे क्या हुआ था, पंजाब में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया था, एक तो इस कानून के विरोध में लगाया गया था। दूसरी बात ये लगाया क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल, ये दोनों नाम याद रखने हैं, ये दोनों बहुत तकड़े लीडर थे पंजाब में। और ये जब काले कानून का, रोल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनकी मांग, यानी इनको छोड़ने की मांग को लेकर पंजाब में जलियांवाला बाग में एक जलसा हो रहा था, एक आयोजन हो रहा था, ठीक है। ये याद रखना आपने, जलियांवाला बाग में किन दो व्यक्तियों को लेकर, या किन दो व्यक्तियों की रिहाई को लेकर सत्याग्रह कर रहे थे, तो वो हो रहा था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके विरोध में लोग जलियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे थे, किसके विरोध में, जो दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल को गिरफ्तार किया गया था जब ये रोल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और इन दोनों गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, और लोगों ने इसका विरोध किया अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठे होकर। और इस जलियांवाला बाग में जब लेक्चर दे रहे थे, जब भाषण दे रहे थे जो सत्याग्रही थे, तो उस भाषण को सुनने के लिए वो लोग भी इसमें शामिल हो गए जो बैसाखी में के मेले में आए हुए थे। तो लोगों की तादाद काफ़ी बढ़ गई। अब कहीं पे भी जलसा हो रहा है तो वहाँ पर विचार हम भी सुन लेते हैं, कौन क्या विचार दे रहा है। उसी समय पे क्या था कि एक रेजिनल्ड डायर था, ये बहुत ही क्रूर, मतलब पंजाब का गवर्नर था उस समय पे, पंजाब का गवर्नर था, और इसका नाम याद रखना, रेजिनल्ड डायर था इसका नाम। इसने क्या किया कि मोर मार्शल लॉ को ये देखते हुए टूट रहा है, तो ये अमृतसर में आकर इसने जलियांवाला बाग में सभी पहले दरवाजे बंद किए ताकि एक भी इंसान भाग ना सके, और वहाँ पे बुरी तरह से गोलियां चला दी गई। और ये गोलियां इतनी ज़्यादा चलाई गई, मशीन गन से चलाई गई, सभी गेट बंद करके, कि लोग इतने ज़्यादा हड़बड़ाहट में आ गए अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ पर एक कुआं था उसी जलियांवाला बाग में, उसमें कूदना शुरू कर दिया, और वो कुआं भी पूरा का पूरा लाशों से भर गया। ये इतनी क्रूर घटना थी, आप देख लो, इसने लोगों के दिल को हिला दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड ने भारतीयों की आत्मा को पूरी तरह से हिला दिया, और अंग्रेजों का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया कि ये कोई सुधार करने या भारतीयों को हक देने के लिए नहीं, बल्कि ये यहाँ पर भारतीयों का शोषण करने के लिए किसी भी हद तक जुल्म कर सकते हैं। पूरे भारत में इसका पुरजोर विरोध हुआ। कन्याकुमारी से तमिलनाडु, और जो आज के पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में हर जगह लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया, और पूरी तरह से एक इंडियन वाली फीलिंग लोगों में आई, एक भारतीय वाली फीलिंग लोगों में आई। और इसके पक्ष में जो, मतलब भारतीयों के पक्ष में या सत्याग्रहियों के पक्ष में या आंदोलनकारी जो कि रोल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उनके पक्ष में तो लोगों ने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ये कितना निर्मम था, और इसके विरोध में भारतीयों ने विरोध जताने के लिए क्या क्या पदवियां त्याग दी, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि किसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ये उपाधि त्याग दी, ये कहा कि इतनी निर्मम सरकार की मैं उपाधि नहीं रख सकता। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि भी त्याग दी और सर की उपाधि भी त्याग दी, दोनों ये उपाधि गांधी जी ने त्यागी थी। और वायसराय की कार्यकारिणी होती थी, जो उसकी काउंसिल होती थी, उसमें शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वायसराय की कार्यकारिणी में सिर्फ 3 सदस्य होते थे, उनमें से एक शंकरन नायर भी था। वो शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उद्यम सिंह ने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया। सॉरी, उन्होंने दिखाया कि हम सबका दुश्मन अंग्रेज है, और उन्होंने पूरे भारत को एक यूनाइट दिखाने के लिए अपने नाम को ही इस तरह रख लिया, राम हिंदू, मोहम्मद यानी कि मुस्लिम, सिंह यानी कि सिख, और आज़ाद मतलब जो कि आज़ाद है। ये नाम पूछ लेंगे किसने रखा था, तो उद्यम सिंह ने, या ये भी पूछ लेंगे उद्यम सिंह ने क्या नाम रखा, तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा। और 1940 में इन्होंने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर की हत्या कर दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस घटना के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने छिपना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ अंग्रेज ही मतलब कि पब्लिकली आए, उनमें भी थोड़ा डर हो गया कि भारतीयों में बहुत रोष है। एक महिला थी जिसका नाम था मार्सेला शेरवुड, जो साइकिल पे जा रही थी अमृतसर में, उसको पकड़कर पीटा गया। ये नाम भी याद रखना, क्योंकि ये ऐसी घटना थी मतलब कि जिसमें भारतीयों का रोष छिपा था, और वो दिखा रहे थे कि आपने बहुत निर्मम हत्या की है और हम भी रिएक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन वो अंग्रेज दुबके हुए थे, डरे हुए थे, वो अपने घरों में थे, मतलब कि जो ऑफिस से अलग अंग्रेज थे, तो घरेलू अंग्रेज थे। तो उस समय पे अमृतसर में एक लेडी थी जिसका नाम मार्सेला शेरवुड था। वो लोगों को मिली और उसने लोगों ने उसको पीट दिया, उसको साइकिल से उतार कर पीटा गया। ये नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर आयोग बैठाया गया, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है ना। इतनी बार इस पर क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अंग्रेजों ने कौन सा आयोग बैठाया, तो हंटर आयोग। या हंटर आयोग किसके लिए था, जो कि 1920 में बना था? वो था जलियांवाला बाग की चेकिंग के लिए, या जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस पे अपनी रिपोर्ट देने के लिए, ये कहाँ तक सही था और कहाँ तक ये गलत था। ठीक है। इसको डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी कहा जाता है, ये भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी किसे कहा जाता है, तो वो हंटर आयोग का ही दूसरा नाम है। एच पी टेलर, ये बहुत बड़े एक इंग्लिश राइटर हुए हैं और एमपी थे ये पार्लियामेंट में, कहाँ पर, संसद में, जो ब्रिटेन थी। एच पी टेलर ने एक इस पर व्याख्यान दिया था जो बहुत ही फेमस है इतिहास में। उन्होंने कहा था इस पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे, कि यह वह समय था जब भारतीय अंग्रेजों से दिल से दूर हो गए। यानी इससे पहले भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं ये था कि अब भारतीयों को उनके हक दिए जाएंगे, और अंग्रेज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनके भले की सोचते हैं। लेकिन इसके बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, वो पूरी तरह से अंग्रेजों से नफरत करने लगे और अंग्रेजी शासन को उखाड़ने का हर प्रयास वो करने लगे। हंटर आयोग जो था, इसमें 3 भारतीय विशेष भी थे, 3 भारतीय लोग थे, इनके नाम याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। चौथा जो इसमें नहीं था उसका नाम देकर पूछ लेंगे। 3 थे, एक कौन नहीं था? चिमनालाल हीरालाल शीतलवाड़, ये एक ही आदमी का नाम है, ये लाल के नाम से इसे याद रख लेना। जगत नारायण थे और साथ में सुल्तान खान थे। इन 3 लोगों, 3 भारतीयों को भी हंटर आयोग, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की मतलब रिपोर्ट देने के लिए बनाया गया था, उनमें ये 3 भारतीय भी थे। इंडेमिनिटी बिल, इंडेमिनिटी बिल, इसे आत्म सुरक्षा का बिल कहा जाता है। इंडेमिनिटी, ये आत्म सुरक्षा के लिए लाया जाता था और अंग्रेजों को बचाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता था, और ये बिल लाकर जनरल डायर को सुरक्षित कर दिया गया, यानी अंग्रेजी सरकार के द्वारा बचा लिया गया। इंग्लैंड में उस समय के विदेश सचिव थे विंस्टन चर्चिल। ये चर्चिल आगे भी इतिहास में इसका कई बार नाम आएगा। और ये जो चर्चिल था उस समय विदेश सचिव था। इसने वहाँ पर इंग्लैंड में इसकी चेकिंग की, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लैंड में किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट दी गई, तो वो थे विंस्टन चर्चिल द्वारा। और वो क्या थे, वो विदेश सचिव थे उस समय। आगे जाकर ये प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के। और ये पूछ लेंगे कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा आयोग भेजा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड की चेकिंग के लिए, तो वो भेजा गया था हंटर आयोग। तो क्या होता है कि जो विंस्टन चर्चिल थे, इन्होंने इसको बहुत ही क्रूर बताया और जनरल डायर को क्रूर यानी सख्त से सख्त सजा देने की कही। चर्चिल ने कहा कि यह बहुत ही क्रूर कदम था, बहुत ही जुल्म किया गया है भारतीयों पर, और जनरल डायर को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। यानी चर्चिल का फैसला भारतीयों के हक में था। मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार था जो कि रुडयार्ड किपलिंग का था। इस अखबार ने जनरल डायर के लिए 26,000 पाउंड जमा किए, ताकि जनरल डायर अपना मुकदमा लड़ सके और खुद की सुरक्षा कर सके। ये ऐसा घटिया नीच किस्म की प्रवृत्ति का इंसान था। इसके द्वारा वाइट मैन बर्डन थ्योरी दी गई थी। ये थ्योरी पे भी क्वेश्चन आ जाता है। इस घटिया नीच इंसान ने यह कहा था, रुडयार्ड किपलिंग ने, कि वाइट मैन बर्डन है ये काले लोग, यानी जो गोरे लोगों के सिर के ऊपर का भार है ये काले लोग। और गोरे लोगों को ये भार कैसे हटाना है, इन काले लोगों को एजुकेट करके, या इनको शिक्षित करके, या इनको सभ्य बनाकर, इनको इंसान बनाकर अपना ये भार हटाना है। यानी ये अंग्रेजों को सर्वश्रेष्ठ दिखाते थे। और इसी करके इन्होंने डायर का जो कदम था उसको भी सही बताया,
और डायर को बचाने के लिए इनका जो अखबार था मॉर्निंग पोस्ट, उसके थ्रू इसने 26,000 पाउंड जमा किए। ये इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस अखबार ने लंदन में डायर को बचाने के लिए 26,000 पाउंड जमा किए, तो वो था मॉर्निंग पोस्ट। और ये भी आ जाता है कि यह किसका अखबार था, तो रुडयार्ड किपलिंग का अखबार था। और व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी ये किसने दी थी, वो भी रुडयार्ड किपलिंग ने दी थी। कांग्रेस द्वारा भी इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई जिसमें मोतीलाल नेहरू सदस्य थे, महात्मा गांधी थे, अब्बास तैयब जी थे, एम आर जयकर थे, और एम आर जयकर के साथ सी आर दोस्त थे। और मैं बता दूं, जनरल डायर को मारने वाले जो उद्यम सिंह थे, शहीद उद्यम सिंह की अस्थियां 1974 में भारत लाई गई। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था आज का हिस्ट्री का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।